जय हिंद ईवी लवर्स। दोस्तों, इंडियन ईवी मार्केट में बहुत सी गाड़ियां आती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो या इलेक्ट्रिक स्कूटर। काफ़ी गाड़ियां हब मोटर के साथ आती हैं, यानी कि उनके पिछले पहिए में ही मोटर लगी होती है। और दूसरी कई गाड़ियां मिड ड्राइव मोटर के साथ आती हैं, जिसमें आपने देखा होगा बीच में मोटर लगी होती है और रियर व्हील में पावर ट्रांसमिशन के लिए या तो वो बेल्ट का यूज़ करते हैं या फिर चेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। हब मोटर का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है आपके लिए टीवीएस iQube का। वहीं ओला, एथर और बजाज मिड ड्राइव मोटर का यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ 2 पार्ट में आएगी। ये पहला वीडियो है जिसमें आपको मैं बताऊंगा क्यों हब मोटर एक अच्छी चॉइस नहीं होती। साथ ही आपको एक ऐसा प्रूफ भी दूंगा जो हाल में ही लॉन्च हुआ है इंडियन मार्केट में और जानी मानी कंपनी ने लॉन्च किया है उसको। तो ईवी लवर्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी दिखाने वाला हूँ जो आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। और आप लोगों से बस एक ही उम्मीद रखता हूं कि ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, जिससे हमें कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस लाते रहें जो किसी और चैनल पे अपलोड नहीं किए जाते। दोस्तों, वैसे तो मैं आपको एक टेबल बना के समझा देता कि दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन फिर बात ही क्या जब मैं आपको टेबल बना के समझाऊँ। इसलिए मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ बताऊँगा और सरल से सरल भाषा में बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएँ। दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाते समय कुछ पावर रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो डिपेंड करती हैं 4 बड़े बड़े फैक्टर्स पे। दोस्तों, जब भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल हम चलाते हैं तो उसकी पावर रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे चल पाए। तो वो लेती तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लेकिन उसे कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। और इसीलिए 4 बड़े फैक्टर हैं जिन पे ये डिपेंड करता है कि क्या पावर रिक्वायरमेंट होगी एक पर्टिकुलर स्पीड पे। चलिए इन पे भी नज़र डाल लेते हैं, जैसे कि राइडर का वेट क्या है और व्हीकल का वेट क्या है। दूसरा, जो टायर उसमें लगे हुए हैं उनका रोलिंग रेजिस्टेंस क्या है, खासकर जब आपका अंडर प्रेशर टायर हो या ओवर प्रेशर टायर हो। तो आइडियल प्रेशर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं रोलिंग रेजिस्टेंस को कम रखने के लिए। इसके बाद जिस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही है उसका जो इंक्लिनेशन है, यानी कि रोड का जो चढ़ाई है वो कितना है। मान लीजिए व्हीकल किसी हिल पे जा रही है तो वो चढ़ पाएगी कि नहीं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसे ग्रेडेबिलिटी का नाम दिया था। उस वीडियो पे व्यू कम आए थे, लेकिन मैं जानना चाहता था कि कितने लोग टेक्निकल चीज़ को पसंद करते हैं। वहीं लास्ट फैक्टर है विंड रेजिस्टेंस, यानी कि एरोडायनेमिक्स, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग से भी पहचाना जाता है। अभी दोस्तों हम इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे इन चारों फैक्टर की, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये 4 फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पावर रिक्वायरमेंट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के, जो कि एक पर्टिकुलर स्पीड पर चल रही हो। दोस्तों, हब मोटर एक अच्छी चॉइस नहीं होती। इसके मैं आपको पहले 4 फैक्टर थ्योरेटिकली बताता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है, हब मोटर जो है वो कोई अच्छी चॉइस नहीं होती ऑफ रोडिंग के लिए। सॉफ्ट सैंड हो, चाहे डीप स्नो हो, चाहे मिट्टी वाली रॉक क्रॉलिंग हो, और या फिर आपको पत्थर वाले रास्ते पे ही क्यों ना चलानी हो। तो इंडिया की जो रोड कंडीशंस हैं उससे तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। आपको पता है ज़्यादातर रोड्स अच्छी नहीं होती मेजर सिटीज़ में। दोस्तों, दूसरा रीज़न ये है कि हब मोटर काफ़ी भारी होती है क्योंकि वो रिम में ही लगी होती है। इसलिए सस्पेंशन के नीचे का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं अनस्प्रंग वेट। अगर अनस्प्रंग वेट ज़्यादा है, यानी कि सस्पेंशन के नीचे का वेट ज़्यादा है, तो ऐसे केस में इंक्रीज़ कर देती है वो आपकी रोटेशनल इनर्शिया। और ये अनस्प्रंग वेट, यानी कि सस्पेंशन के नीचे लटकता हुआ जो वेट होता है, वो सस्पेंशन सिस्टम के लिए भी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, तीसरा रीज़न है कि पुअर एफिशिएंसी होती है हब मोटर की एट लो आरपीएम, यानी कि स्लो स्पीड पे हब मोटर ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको अभी एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, चौथा रीज़न भी पुअर एफिशिएंसी की वजह से ही आता है। जब पुअर एफिशिएंसी होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्योर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती और वो कहीं ना कहीं हीट के फॉर्म में जनरेट होती रहती है। ऐसे में मोटर की वाइंडिंग की इंसुलेशन जलने लगती है और धीरे धीरे आपकी मोटर ख़राब होने लगती है या फिर जल जाती है। इसीलिए आजकल ऑटो शटडाउन फीचर्स ज़्यादातर ला दिए गए हैं हब मोटर में। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें मिड ड्राइव मोटर की तो वो बेटर चॉइस होती है क्योंकि उसमें कोई भी अनस्प्रंग वेट नहीं होता। पावर ट्रांसमिशन लॉस 1-2% हो सकता है क्योंकि चेन या बेल्ट का यूज़ किया जाता है, और व्हील के रिम का वेट कम होने के कारण उसका रोटेशनल इनर्शिया कंसिडरेबली कम हो जाता है। वहीं मिड ड्राइव मोटर भी लेस एफिशिएंट होती है हब मोटर की तरह, लेकिन इसकी एफिशिएंसी को गियर रेशियो की मदद से बढ़ा दिया जाता है। और दोस्तों, यही बात है कि लो आरपीएम पे एक मिड ड्राइव मोटर ज़्यादा एफिशिएंट होती है एक हब मोटर से। यानी कि अलग अलग सेम पावर रेटिंग की बैटरी से अगर दोनों मोटर्स को पावर दी जाए तो मिड ड्राइव मोटर आपको ज़्यादा रेंज देगी, ज़्यादा पावर देगी और साथ ही ज़्यादा एफिशिएंट भी रहेगी। और दोस्तों, इन्हीं कारणों से एक मिड ड्राइव मोटर का यूज़ ज़्यादा होता है एक अच्छी प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन करने के लिए, जिससे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। दोस्तों, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो मैकेनिकल पावर रेटिंग्स को नहीं बताते, इंस्टेड वो अपने मोटर की परफॉर्मेंस रेटिंग्स को दिखा देते हैं हमें।
जिसमें आपने कई ईवीज़ में लिखा देखा होगा कि इसकी नॉमिनल पावर ये है और मैक्सिमम पावर पे ये यहाँ तक चली जाती है और इसके बाद में इतना टॉर्क उत्पन्न कर देती है। लेकिन दोस्तों हकीकत तो ये है कि एक्चुअल का जो पावर आउटपुट होता है किसी भी मोटर का वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है और जो कि चेंज होता रहता है जब हम बैटरी को यूज़ करते हैं मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने के लिए। दोस्तों आपने ओला की बैटरी के ऊपर भी लिखा देखा होगा कि फुल चार्ज पे ये आपको 58.8 वोल्ट का आउटपुट देगी और लोअर जो कट ऑफ इसका होगा वो 35 वोल्ट पे होगा, क्योंकि जब बैटरी यूज़ होती है तो लगातार उसका वोल्टेज गिरता जाता है, ऐसे में एफिशिएंसी भी डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन ये बात आपको कोई मैन्युफैक्चरर नहीं बताएगा। ऐसे में अगर मैकेनिकल पावर वही रिक्वायरमेंट होगी लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर डिक्रीज़ कर जाएगी तो ऐसे में सीधी सी बात है कि आपकी एफिशिएंसी नीचे जा रही है। ऐसी कंडीशन में सिर्फ मिड ड्राइव मोटर विद गियर रेशियो ही आपकी मदद कर सकती है और इसीलिए एसी इंडक्शन मोटर्स जो होती हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू देयर डीसी काउंटर पार्ट्स। दोस्तों चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 500 वाट की एक हब मोटर 48 वोल्ट पे अपना पीक पावर जो है वो 500 वाट ही जनरेट कर पाती है, लेकिन एफिशिएंसी के बारे में आपको कोई नहीं बताता। पीक एफिशिएंसी मान लीजिए उसकी 86% ही है, जो कि एक टिपिकल हब मोटर की होती है। इसीलिए मैकेनिकल पावर वो 430 वाट का ही जनरेट कर पाएगी 48 वोल्ट पे, और जैसे जैसे वोल्टेज गिरेगा बैटरी का उसकी एफिशिएंसी और भी नीचे चली जाएगी। ऐसे में मैकेनिकल पावर उतना नहीं मिल पाएगा आपको जितना रिक्वायरमेंट है। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हब मोटर जो होती हैं इनएफिशिएंट होती हैं स्लो स्पीड पे। चलिए एक एग्जांपल की मदद से आपको बताता हूँ। इस ग्राफ को देखिए, घबराइए नहीं, इस ग्राफ को देखिए, बहुत ही सरल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये हब मोटर का ग्राफ नहीं है, ये हब मोटर प्लस मिड ड्राइव मोटर दोनों के लिए है, लेकिन यहाँ कंसिडर करिए ये हब मोटर के लिए है। आप इस ग्राफ को देखिए और देखिए कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 18 माइल्स पर आवर से पहले एफिशिएंसी कितनी जल्दी गिरती है, और 18 माइल्स पर आवर पे इसकी एफिशिएंसी लगभग 80% ही होती है। यानी कि इस स्पीड तक आप पावर कितना भी दे लो वो 80% से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता। और इसी कर्व को देखिए 26.6 माइल्स पर आवर पे इसकी पीक एफिशिएंसी लगभग 84% है, और हब मोटर की पूरा एफिशिएंसी की वजह से जो बची हुई एनर्जी होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है और इंसुलेशन को जला देती है। अब दोस्तों इसी बात को देखिएगा मैं मिड ड्राइव मोटर में कैसे यूज़ करता हूँ। दोस्तों मान लीजिए आपके पास ऐसी ही मिड ड्राइव मोटर है, लेकिन आपके पास जो रिडक्शन गियर बॉक्स है वो 0.67 का है। अभी मान लीजिए आपने उस रिडक्शन गियर बॉक्स का यूज़ नहीं किया है तो 4 माइल्स पर आवर यानी कि 6.4 किलोमीटर पर आवर पे ये 46% एफिशिएंसी सिर्फ दे सकती है आपको। आप कंसिडर कीजिए कि आपने रिडक्शन गियर बॉक्स का यूज़ कर लिया है और 0.67 का रिडक्शन गियर बॉक्स उसके आगे लग चुका है। दोस्तों अब रिडक्शन गियरबॉक्स से क्या होगा, 50% ज़्यादा स्पीड आ जाएगी मोटर की शाफ्ट पे, यानी कि मोटर की शाफ्ट जो है वो ज़्यादा आरपीएम पे रोटेट करने लगेगी। और जैसा कि आपको पता है लो आरपीएम पे लो एफिशिएंसी होती है, लेकिन इस केस में आपकी मोटर जो है ज़्यादा आरपीएम पे रोटेट करने लगी। यानी कि आपने सिर्फ एक रिडक्शन गियरबॉक्स का यूज़ किया और 4 से 6 माइल्स पर आवर पे आप आ गए, यानी कि आपकी स्पीड लगभग 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और इसी वजह से आपकी जो पीक एफिशिएंसी है वो राइज होकर 55% हो चुकी है, यानी कि आपने 46% से 55% तक का इंक्रीमेंट जो हासिल किया है 9% का, वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। एक तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ गई, दूसरी आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, और मैकेनिकल पावर आउटपुट तो बढ़ ही जाएगा क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है। अब आप पहले से 20% ज़्यादा पावर आउटपुट ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हब मोटर, जिसको इसी स्पीड पर चलाया जा सके। दोस्तों हाल में ही लॉन्च हुए TVS iQube के ST मॉडल में आप देख सकते हैं 4.56 किलोवाट आवर की बैटरी है, फिर भी ये सिर्फ 140 की ही रेंज हासिल कर सकता है। अगर आप एक हब मोटर की गाड़ी को इतनी बड़ी बैटरी के साथ यूज़ कर रहे हैं फिर भी आप इतनी कम रेंज पा रहे हैं तो आपको सीधे सीधे दिखाई देना जाना चाहिए कि जो हब मोटर है वो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट है। इतनी बड़ी बैटरी के साथ अगर आपको एक मिड ड्राइव मोटर मिलती तो कम से कम आपको उससे ज़्यादा ही रेंज मिलेगी। मैं तो ये तो कहूँगा आपको 200 किलोमीटर की भी रेंज मिल सकती है, क्योंकि रिडक्शन गियरबॉक्स का यूज़ करके एक मिड ड्राइव मोटर ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकती है। दोस्तों हब मोटर की भी टेक्नोलॉजी लगातार अपग्रेड हो रही है, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मोटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात नहीं करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हब मोटर क्यों एक बेटर चॉइस नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू मिड ड्राइव मोटर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो आप चाहें तो फिर से कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। वो पहली पॉइंट तो ये है कि वो ऑफ रोडिंग के लिए अच्छी नहीं होती, अनस्प्रिंग वेट ज़्यादा होता है, पुअर एफिशिएंसी होती है लो स्पीड पे, और सबसे बड़ी बात वो जल्दी हीट हो जाती है जिसके कारण वो जल सकती है। सेम पावर रेटिंग की बैटरी से आप दोनों मोटर्स को चलाइए, मिड ड्राइव मोटर ही जीतेगी।
चाहे वो एफिशिएंसी हो, चाहे वो पावर आउटपुट हो। और कहीं ना कहीं यही बातें आपको मायने रखती हैं कि आप ज़्यादा बड़ी बैटरी लगाएंगे कि एक एफिशिएंट पावर ट्रेन। ज़्यादा बड़ी बैटरी लगाना कोई अच्छी बात तो है नहीं, ऊपर से बैटरी की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और दोस्तों इसीलिए मैं हब मोटर की गाड़ी लेने के लिए मना करता हूँ, जैसे कि TVS iQube। और दोस्तों बहुत जल्द ही मैं आपके लिए दूसरा पार्ट भी लाऊंगा इस वीडियो का। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद ईवी लवर्स।